प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी करके इस YouTube चैनल पर। तो प्यारे साथियों, आज का जो हमारा विषय है वह है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अर्थात नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो इसमें हम जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं हमारे लिए, जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। जो ऐसे पॉइंट डिस्कस करेंगे जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो प्यारे साथियों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति अब आपके सामने उपस्थित होगी और उसी के अनुसार अब जो हमारी शिक्षा है उसमें बहुत बदलाव होने वाले हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उन सभी पॉइंटों को डिस्कस करेंगे। इससे पहले आपने अगर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लें। फेसबुक पेज को हमारे फॉलो करें स्टडी करके। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं हमें। इसके अलावा आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कीजिए। तो दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को समझने से पहले हमें उसकी पहले की भूमिका समझनी होगी। उस भूमिका को जाने क्या है वो महत्वपूर्ण पॉइंट। तो पहला पॉइंट जो है, अब पहला प्रश्न तो यही है कि जो पॉइंट होगा हमारी परीक्षा की दृष्टि से कि जो पहली शिक्षा नीति है वो कब आई थी। तो वो आई थी 1968 में पहली बार। पहली शिक्षा नीति जो है 1968 में आई थी। तब सरकार किसकी थी? इंदिरा गांधी की। तो 1968 में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई पहली बार, उसको इम्प्लीमेंट करने में यह कारण बताए गए कि पूरी तरह से इसके लिए फंड नहीं मिल पाया। तो इसके कारण इसमें कुछ गड़बड़ियां रह गई और पूरी तरह से यह लागू नहीं हो पाई। अब इसके बाद दूसरी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो आई 1986 में राजीव गांधी गवर्नमेंट में। जब राजीव गांधी जी सरकार में थे तब 1986 में एक शिक्षा नीति आई और इसके बाद इसी शिक्षा नीति में वर्ष 1992 में अपडेट किया गया, कुछ चीज़ें अपडेट की गई इसमें। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आई? 1986 में। और किसकी गवर्नमेंट में? राजीव गांधी गवर्नमेंट में। इसके बाद नरसिम्हा राव जो गवर्नमेंट थी 1992 में, उसने इसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कुछ अपडेट किया। इसके बाद शिक्षा में और क्या आया? NCF 2005 आया, करिकुलम नेशनल करिकुलम फॉरम जो 2005 है, उसमें हमें पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, पाठ्यचर्या कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में बताया गया। फिर इसके बाद जो शिक्षा के क्षेत्र में जो बदलाव था वो आया RTE 2009, राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें जो मनमोहन गवर्नमेंट थी, मनमोहन सिंह गवर्नमेंट जो थी, उसने शिक्षा का अधिकार दिया। शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष के जो बालक थे उनको शिक्षा देने का एक अधिकार प्रदान किया गया, राइट टू एजुकेशन। ये 2009 की बात है। ये राइट टू एजुकेशन आपसे पूछा जा सकता है कि कब आया? 2009 में आया। इसके अलावा अब हम जो वर्तमान शिक्षा नीति है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो वर्तमान शिक्षा नीति की बात करें तो वर्ष 2014 में जब मोदी गवर्नमेंट आई तो उसके एजेंडे में क्या बात थी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई जाएगी, एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई जाएगी देश के लिए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए अक्टूबर 2015 में TSR सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया। जी, TSR सुब्रमण्यम कौन है? ये कैबिनेट सचिव रह चुके हैं पहले। तो पूर्व कैबिनेट सचिव TSR सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया और उससे कहा गया कि आप शिक्षा में क्या बदलाव हो सकते हैं, इसके लिए आप हमें एक रिपोर्ट सौंपिए। क्या होंगे, क्या बदलाव हम कर सकते हैं शिक्षा में, इसके लिए आपको काम करना होगा। तो उस कमेटी ने मई 2016 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। अब मई 2016 में उसने अपनी रिपोर्ट सौंपी। इसके बाद ये कहा गया कि ये जो आपने रिपोर्ट सौंपी है इसको हम अभी शिक्षा नीति नहीं बना रहे हैं, इसको हम अभी और कुछ बातें हैं उनको जोड़ना चाहते हैं। अब फिर इसके बाद क्या काम किया गया कि जून 2017 में के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक दूसरी कमेटी का गठन किया गया। मतलब अब जो अध्यक्ष थे अब वो TSR सुब्रमण्यम ना होकर के कौन रहे? के कस्तूरीरंगन। अब के कस्तूरीरंगन कौन है? पूर्व इसरो प्रमुख है।
यानी के कस्तूरीरंगन पहले इसरो के प्रमुख हो चुके हैं। तो उनकी अध्यक्षता में जून 2017 में एक कमेटी का गठन किया गया। शिक्षा में क्या बदलाव किए जाएं, किस प्रकार से बदलाव किए जाएं, किस प्रकार से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ये सब बातें जो हैं इसके लिए एक कमेटी बनाई गई के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में, जिसने अपनी रिपोर्ट 31 मई 2019 को सौंपी। उसने जो के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी, उसने अपनी रिपोर्ट जो है वो कब सौंपी? 31 मई 2019 में। अब हम और बातें देखते हैं। अब इसकी मुख्य बातें क्या हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की? क्या है इसकी मुख्य बातें? तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें भारतीयता को ध्यान में रखा जाएगा, भारतीय संस्कृति को ध्यान में रख कर के ये पूरी शिक्षा नीति बनाई गई है। इसमें जो है अब जो बालक होगा वो क्रिएटिव होगा, यानी अब वो बालक रटने वाली पढ़ाई नहीं करेगा, वो क्रिएटिव होगा, क्रियाशील होगा, कुछ अपना खुद का निर्माण करेगा। वो अब बालक जो है वो खुद का निर्माण करेगा। इसके अलावा अब जो शिक्षा नीति है वो टेक्नोलॉजी पर आधारित होगी। अब इसमें टेक्नोलॉजी भी जोड़ी जाएगी, कुछ नई बातें आएंगी। तो अब हम देखते हैं, पहला पॉइंट है हमारा कि इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29 जुलाई 2020 को मंजूरी दी थी। कब मंजूरी दी? 29 जुलाई 2020 को। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कब मंजूरी दी गई? तो 29 जुलाई 2020 को। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और केंद्रीय मंत्रिमंडल की जब बैठक होती है तो आपको पता है कि उसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29 जुलाई 2020 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दे दी। इसके अलावा अब क्या पॉइंट है? उसी दिन क्या काम किया गया कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल करके क्या कर दिया गया? शिक्षा मंत्रालय। अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो है, अब वो मानव संसाधन विकास मंत्रालय ना रहा, अब क्या होगा? शिक्षा मंत्रालय होगा। तो अब उसको हम क्या कहेंगे? शिक्षा मंत्रालय, एजुकेशन मिनिस्ट्री हो गई है। तो इस प्रकार अब हमारे जो शिक्षा मंत्री होंगे, अब वो HRD मिनिस्टर नहीं कहलाएंगे, अब वो क्या कहलाएंगे? एजुकेशन मिनिस्टर। इस प्रकार अब हमारे एजुकेशन मिनिस्टर कौन हो जाएंगे? डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, जिनको आप देख सकते हैं इमेज में। इसके बाद और क्या बदलाव हुए? के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाले पैनल ने स्कूली शिक्षा से लेकर के उच्च शिक्षा तक अहम बदलाव किए और 108 पेजों का एक ड्राफ्ट सौंपा। 108 पेजों का एक ड्राफ्ट सौंपा और यह कहा कि यह 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है। सब जो सरकार है वह यह बता रही है कि 21वीं सदी की यह पहली शिक्षा नीति है। तो प्यारे साथियों, आपको देखना है कि किसकी अध्यक्षता में? के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में। जो लास्ट जिसने मतलब राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाकर दी है, वो उसके अध्यक्ष कौन थे? उस कमेटी के कस्तूरीरंगन। ये ध्यान रखना है। इसके पहले जो कमेटी बनाई गई थी उसके अध्यक्ष कौन थे? TSR सुब्रमण्यम। अब और क्या पॉइंट है? शिक्षा जो है वो संवर्ती सूची का विषय है, यह आपको समझना है। शिक्षा संवर्ती सूची का विषय है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 प्रकार की सूचियां हैं, संघ सूची और राज्य सूची और संवर्ती सूची। तो संघ सूची में केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची में राज्यों की सरकार अपने कानून बनाती है, लेकिन संवर्ती सूची जो है वो उन विषयों पर दोनों सरकारें अपने अपने कानून बना सकती हैं। तो संवर्ती सूची में आती है कौन? शिक्षा। तो यह जो शिक्षा नीति है वह कब लागू होगी? जब केंद्र और राज्य की सरकारें दोनों मिलकर काम करेंगी, यह तब लागू होगी। अब एक बात और समझ लें कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, कानून नहीं, नीति है ये। इसके बाद सरकार ने खुद राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सुझावों को पूरी तरह से लागू करने के लिए 2040 तक का टारगेट रखा है। यह टारगेट और कम हो सकता है, इसके पहले भी काम हो सकता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। ये 2040 देख करके आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, इसके पहले भी इसको पूरा किया जा सकता है।
लेकिन इसके सुझावों को आने वाले 2-3 सालों में लागू हो सकते हैं। इसके जो कुछ सुझाव हैं, कई सुझाव, बहुत अधिक सुझाव हैं, वो 3-4 सालों में लागू हो सकते हैं। देखो अब जो देखें कि इतने दिनों की शिक्षा नीति, 34 साल की शिक्षा नीति को हमें पूरी तरह से बदलना है तो समय तो लगेगा। पूरी शिक्षा नीति को हमें बदल के रखना है तो उसके लिए समय लगेगा। अब हम जो स्कूलों की जो मनमानी है उनको ख़त्म करना है, हमें पूरा सिस्टम बनाना है, तो इसके लिए समय लगेगा। तो सरकार ने ये कहा है कि इसके जो कुछ सुझाव हैं वो आने वाले 2-3 सालों में लागू हो जाएंगे और पूरी तरह से हम जो टारगेट है वो 2040 तक हम इसको धरातल तक ले जाने का काम करेंगे। इसके अलावा अब और क्या पॉइंट हैं, ये देखें। जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020 में, इसको लेकर एक परामर्श प्रक्रिया चलाई गई कि हम इसमें और कौन सी चीज़ें जोड़ें, कौन सी चीज़ें हटाएं, तो उनको हम देखेंगे। तो इसके लिए 26 जनवरी 2019 से लेकर के अक्टूबर 2019 तक एक प्रक्रिया चलाई गई कि परामर्श दीजिएगा। जनता से भी पूछा गया कि आप भी अपने परामर्श दीजिएगा कि क्या इसमें बदलाव किए जाएं, क्या इसमें जोड़ा जाए, क्या इसमें घटाया जाए। तो इस प्रकार से परामर्श लेने के लिए एक प्रक्रिया चलाई गई और वो प्रक्रिया कब से कब तक चलाई गई? 26 जनवरी 2019 से 31 अक्टूबर 2019 तक। और क्या है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। शिक्षा पर अब जो सरकारी खर्च है वो 4.43% से बढ़ा करके और 6% करने का लक्ष्य रखा गया है। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको समझें आप। जो हमारी जो शिक्षा है, शिक्षा पर जो खर्च है अभी कितना हो रहा है? 4.43%, उसको बढ़ा करके अब 6% करने का लक्ष्य रखा गया है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट अब आया है, ऑनलाइन एजुकेशन पर जोर दिया जाएगा। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अब जो हमारी शिक्षा होगी वो उसका ऑनलाइन एजुकेशन भी किया जाएगा और ऐसा कहा गया है कि 8 भाषाओं में ऑनलाइन कोर्स शुरू होगा। कितनी भाषाओं में? 8 भाषाओं में एक ऑनलाइन कोर्स शुरू होगा। उस कोर्स को लागू किया जाएगा ऑनलाइन। और इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें लागू होंगी। अब लगभग एक ही प्रकार की प्रक्रिया जो है वो पूरे देश में चलेगी। अभी ऐसा है कि मध्य प्रदेश में अलग है, अलग चीज़ें चल रही हैं, उत्तर प्रदेश में अलग चीज़ें चल रही हैं, बिहार में अलग चीज़ें चल रही हैं, लेकिन अब जो है एक रूपता लाने की बात चल रही है कि अब जो है सभी जगह एक रूपता होगी। पूरे देश में जो शिक्षा होगी वो लगभग एक ही तरीके से दी जाएगी। इसको भी ध्यान रखना है आपको। अब हम देखते हैं कि हमारी जो स्कूली शिक्षा है उसमें क्या बदलाव किए गए हैं। तो पहला बदलाव, सबसे इम्पोर्टेंट बदलाव है वह है 10+2 फार्मूले की जगह अब 5+3+3+4 फार्मूला लागू होगा। अब ये क्या है? 5+3+3+4 फार्मूला। हम सब ने अभी तक जो पढ़ाई की है वो 10+2 फार्मूले से की है, अर्थात कि 10वीं तक एक ही प्रकार के विषय चलेंगे सबके लिए, जितने भी बच्चे हैं सब के लिए एक ही प्रकार के विषय हैं, और फिर 12वीं से अपने अपने अलग अलग विषय ले सकते हैं। कोई साइंस में जा सकता है, कोई आर्ट में जा सकता है, इस प्रकार से विषय में बदलाव कर सकते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तो अब कैसा होगा इसको समझें कि 5+3+3+4 फार्मूला क्या है, इसको देखें। तो 5 का जो अर्थ है वह है 3 साल की प्री स्कूल। कौन सी स्कूल? प्री स्कूल होगी। प्री स्कूल में हम आंगनबाड़ी, प्ले स्कूल को जोड़ेंगे। जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं वहाँ पर बच्चा सीखेगा, वहाँ पर वो स्कूल जो एजुकेशन ग्रहण करेगा, और उसके बाद पहली और दूसरी कक्षा 3 साल वो कहाँ पढ़ेगा? आंगनबाड़ी केंद्रों में या प्ले स्कूल कोई होंगे तो वहाँ वो पढ़ेगा। तो 3 साल वो हो गए, और पहली और दूसरी कक्षा, जब वह 6 साल का होगा तब वह पहली कक्षा में आएगा, जब वह दूसरी कक्षा में जाएगा तो 7वीं साल में वो दूसरी कक्षा में जाएगा। तो इस प्रकार से उसके कितने साल हो गए? 5 साल। फिर 3 साल का अर्थ होगा तीसरी, चौथी और 5वीं कक्षा। तीसरी, चौथी और 5वीं कक्षा का अर्थ है, ये जो 3 है इसका अर्थ क्या है? तीसरी, चौथी और 5वीं कक्षा। इसके बाद जो अगला 3 है उसका अर्थ है 6ठी, 7वीं और 8वीं कक्षा। इसके बाद जो 4 है उस 4 का अर्थ है 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षा। ये है अब ये 5+3+3+4 फार्मूला। इसके बाद और क्या पॉइंट है? 5 क्वेश्चन
कक्षा 5 तक मातृभाषा में पढ़ाई होगी। यह एक बात लागू की जाएगी कि अब जो कक्षा 5 तक है वो बच्चा अपनी मातृभाषा में पढ़ाई करेगा, किस जो लोकल उसकी लैंग्वेज है उसमें पढ़ाई करेगा। अभी होता क्या है कि कोई कॉन्वेंट स्कूल या फिर कोई जो अंग्रेजी मीडियम स्कूल हैं वहाँ ये हालात हैं कि अगर बच्चे से पूछा जाए कि एप्पल क्या है तो एप्पल तो वो बहुत जल्दी बता देगा कि ये एप्पल है, लेकिन उससे कहा जाए कि सेब क्या है तो उसे पहचानने में दिक्कत होगी। अब क्योंकि उसे पढ़ाया ही एप्पल गया है तो अब वो एप्पल बस जानता है, सेब नहीं जानता है। इसी प्रकार से वो कैट जानता है, बिल्ली नहीं जानता है। तो ये हालात हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब ये होगा कि कक्षा 5 तक जो बच्चा है, जो वहाँ की लोकल भाषा है उसी भाषा में वो अपनी पढ़ाई ग्रहण करेगा कक्षा 5 तक। इसके बाद जो कक्षा 6 से ही बच्चों में प्रोफेशनल और स्किल की शिक्षा दी जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कक्षा 6वीं से बालक को प्रोफेशनल और स्किल की शिक्षा दी जाएगी। कक्षा 6वीं से बालक अपने विषय को, जिस विषय में उसकी रुचि है वो विषय लेगा अब वो, और उस विषय की स्किल भी सीखेगा कि किस बच्चे का किस क्षेत्र में नॉलेज है, वो उसकी शिक्षा लेगा कक्षा 6 से। पहले क्या था कि कक्षा 10 तक एक ही विषय रट्टा मारते रहो, उनको पढ़ो, लेकिन अब ऐसा है कि जिस बच्चे की जिस विषय में रुचि है वो उसको सीखेगा और उन्हें स्किल की शिक्षा भी दी जाएगी। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो इस एजुकेशन पॉलिसी में है। इसके बाद बच्चे अब 3 साल की उम्र में फॉर्मल स्कूल में जाने लगेंगे और 6 साल की उम्र में बच्चा पहले की तरह कक्षा 6 में कक्षा 1 में होगा। नई व्यवस्था में प्ले स्कूल की शुरुआती साल भी स्कूली शिक्षा में जोड़े जाएंगे। अब जो स्कूली शिक्षा है, स्कूली शिक्षा में जो प्ले स्कूल हैं या जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं उनको भी उस बच्चे की एजुकेशन में जोड़ा जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि वो 3 साल उसके बर्बाद हो जाएं। 3 साल बर्बाद नहीं होंगे, बल्कि उसकी एजुकेशन में उसको जोड़ा जाएगा कि भैया इसने 3 साल यहाँ भी पढ़ाई की है। तो ये व्यवस्था है। इसके अलावा जो नई व्यवस्था है वो क्या है कि 10वीं और 12वीं में बोर्ड की परीक्षाओं में रटने की प्रवृत्ति को खत्म किया जाएगा। अब बच्चा रटेगा नहीं, बल्कि वो उसके ज्ञानात्मक पक्ष को बढ़ावा दिया जाएगा। ज्ञानात्मक पक्ष अर्थात अब ये प्रावधान 10वीं में ये प्रावधान रखने की प्रक्रिया की बात कही गई है कि अब जो उसकी जो परीक्षाएं हैं वो वर्ष में जो एक बार होती थी, अब वो एक बार खत्म करके 2 बार होंगी। अब 2 बार कैसी होंगी कि एक बार उससे वस्तुनिष्ठ परीक्षा ली जाएगी और दूसरी बार उससे व्याख्यात्मक परीक्षा ली जाएगी, यानी वो व्याख्यात्मक प्रश्न करेगा। तो इस प्रकार बालक अब ये नहीं रहेगा कि 10वीं की परीक्षा आ गई तो वो अब लास्ट के एक माह पढ़ाई करके कुंजी से और अपनी परीक्षा दे दे। अब उसे साल बस पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उसकी अब 2 बार परीक्षा होनी है, एक बार वस्तुनिष्ठ और दूसरी बार व्याख्यात्मक। तो ये बदलाव होंगे स्कूली शिक्षा में। इसके अलावा उच्च शिक्षा में, हायर एजुकेशन में क्या बदलाव होंगे ये देखना है। तो हायर एजुकेशन में ये बदलाव किए गए हैं कि अब जो अलग अलग जो कॉलेज हैं, अलग अलग जो यूनिवर्सिटी हैं, उनके अलग अलग रूल्स बने हुए हैं। तो अब उन रूल्सों को सबको समाप्त किया जाएगा। एक ही प्रकार के रूल्स चलेंगे पूरे देश में। अब ये नहीं होगा कि कोई राज्य की यूनिवर्सिटी है और कोई केंद्र की यूनिवर्सिटी है तो वो सब उनके अलग अलग नियम हो, अलग अलग नियम नहीं होंगे। अब एक ही प्रकार के नियम चलेंगे सभी के। तो ये बदलाव है। इसके अलावा और कौन से बदलाव होंगे? यूजीसी, एनसीटीई और ASAICTE की जगह एक नियामक बॉडी होगी। अब एक संस्था बनाई जाएगी जो कानून बनाएगी। अभी ये इतनी प्रकार की संस्थाएं यूजीसी है, एनसीटीई है और AICTE है। तो ये अब खत्म करके एक नियामक बोर्ड बनाया जाएगा जो सभी यूनिवर्सिटियों के लिए कानून बनाएगा, नियम बनाएगा। ये प्रावधान है। इसके अलावा अब जो ग्रेजुएशन है वो 3 साल और 4 साल की डिग्री होगी। ग्रेजुएशन में अब 3 साल की डिग्री होगी और 4 साल की। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अब एमफिल की अनिवार्यता खत्म की जाएगी। ये इम्पोर्टेंट बात है कि अब एमफिल की अनिवार्यता
खत्म की जाएगी, अर्थात एमफिल की अब कोई ज़रूरत नहीं है, एमफिल को हटा दिया गया। इसके अलावा उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगा। इसके लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी जो होगी वो एक कॉमन एंट्रेंस लेगी। आप जिस विषय में प्रवेश लेने वाले हैं उसकी आपको एक परीक्षा देनी होगी कॉलेज में प्रवेश के लिए। अभी क्या था कि कुछ कॉलेज जो यूनिवर्सिटी थी वो अपना एंट्रेंस टेस्ट करवाती थी, कुछ नहीं करवाती थी, लेकिन अब ये सबके लिए ज़रूरी होगा कि अगर बच्चे को कॉलेज में दाखला लेना है तो उसके लिए एंट्रेंस टेस्ट देना ज़रूरी है। उसके लिए एक राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी का गठन किया जाएगा। अब और क्या बदलाव होंगे? विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में कैंपस खोलने की अनुमति होगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी ऐसा नहीं है। अब क्या होगा कि कोई विदेश, सरल भाषा में समझें कि कोई अमेरिका का विश्वविद्यालय है और वो भारत में अपना कैंपस खोलना चाहता है, अपनी ब्रांच, एक शाखा खोलना चाहता है, तो वो खोल सकता है। तो ये अनुमति अब प्रदान की जाएगी विदेशी विश्वविद्यालयों को। अब क्या है, एक एबीसी, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाया जाएगा, एबीसी का निर्माण होगा। अब और क्या होगा इस एबीसी में कि जो विद्यार्थी ग्रेजुएशन के बाद हायर एजुकेशन में नहीं जाना चाहते हैं तथा नौकरी करना चाहते हैं उनके लिए 3 साल की डिग्री रखी जाएगी, उसी प्रकार से जैसे अभी होता है। मतलब कि अगर कोई बालक हायर एजुकेशन में नहीं जाना चाहता है, शोध नहीं करना चाहता है, आगे की पढ़ाई और ज़्यादा अधिक नहीं करना चाहता है, वो तो 3 साल की डिग्री करे और नौकरी करे। लेकिन जो शोध वाले विद्यार्थी होंगे उन्हें 4 साल की डिग्री करनी पड़ेगी। और 4 साल की डिग्री करने जो बच्चा 4 साल की डिग्री करेगा, अगर वो 1 साल में अपनी पढ़ाई को छोड़ता है तो उसके लिए क्या काम होगा कि अगर वो 1 साल में अपनी पढ़ाई छोड़ता है तो उसे सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अब ये नई व्यवस्था लागू की गई है कि अगर कोई बच्चा है वो 4 साल की डिग्री में उसने अपना दाखला लिया है, तो अगर वो 1 साल में अपनी पढ़ाई छोड़ देता है तो ऐसा नहीं है कि उसकी पढ़ाई बेकार जाए, अब उसे उस पढ़ाई का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर 2 साल में अपनी वो पढ़ाई छोड़ता है तो उसे एडवांस सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर तीसरे साल उसका मन नहीं लग रहा पढ़ाई में और तीसरे साल अब वो छोड़ना चाहता है तो उसे डिग्री दे दी जाएगी। अगर पूरे 4 साल कर लिए तो उसे शोध के साथ डिग्री दी जाएगी। एक बात और ध्यान रखना है कि जो बच्चा 4 साल की डिग्री करेगा उसे अब 1 साल का एमए करना होगा। स्नातकोत्तर जो है वो अब 1 साल का करना होगा। मतलब 4 साल उसने शोध पर काम किया है, शोध में उसने डिग्री ले ली है, अब 1 साल का स्नातकोत्तर कर सकता है अपने विषय में। तो इस प्रकार की व्यवस्था लागू की गई है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें, और जो भी और महत्वपूर्ण बातें होंगी उनको हम समय समय पर लाएंगे। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को करें सब्सक्राइब, और अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।